Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. So dear friends, today I tell you about the most important question, food nutrition and hygiene. जो भी स्टूडेंट बीकॉम में है एंड जो भी स्टूडेंट बीकॉम में और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में एंड बीए बीएससी या बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है और जिनका जो पेपर है सह पाठ्यचर्या एवं अनिवार्य विषय मतलब आहार पोषण एवं स्वच्छता जिनका भी इस सब्जेक्ट का पेपर है तो इससे रिलेटेड मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों केवल मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अभी फालतू की क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आने वाली और भी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों बिना वेस्ट टाइम किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ओनली इम्पोर्टेंट बाकी बात करेंगे। आप अगर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ना आप किसी भी मतलब कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आपकी तैयारी मतलब सही वे में नहीं होगी तो आप कितनी भी तैयारी कर लो वो बेकारी वेस्ट ही जाएगी। तो इसलिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम की पेपर अगर आप लोगों ने मेरी बीकॉम की मतलब लिस्ट पर जाके मतलब बीकॉम की और भी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया मेरी और भी बीकॉम की वीडियो को देखें। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि हमें कि संक्रामक रोग जो किससे कहते हैं, जो संक्रामक जो रोग होता है उसे मतलब किसे कहते हैं? वायु द्वारा फैलने वाला रोग, जल द्वारा फैलने वाला रोग, रोगों के संक्रमण से फैलने वाला रोग या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो आपका जो संक्रमण से जो फैलने वाला रोग होता है वो आपका किससे होता है? तो डियर स्टूडेंट जो संक्रमण का जो रोग होता है आपका वो रोगों के संक्रमण से होने वाले रोग से होता है। किससे? इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो रोगों से के संक्रमण से होने वाला रोग को ही हम संक्रमण रोग कहते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमें कि शरीर के रोगों से मुकाबला करने की शक्ति को कहते हैं। जो हमारे जो शरीर के रोग होते हैं उनसे मतलब मुकाबला करने की शक्ति को कहते हैं। रोग प्रतिरोग क्षमता, रोग प्रतिरोग क्षमता, निसंक्रमण, जीवनदायी क्षमता, आवश्यक शक्ति। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो हमारे शरीर के रोगों से मुकाबला करने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोध की क्षमता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। सो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि मियादी जो बुखार का जो संप्राप्ति काल होता है मतलब मियादी बुखार का मतलब कितना मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है? 4 से 40 दिन, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो डियर फ्रेंड जो मियादी बुखार होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 40 दिन होता है। कितना होता है? 4 से 40 दिन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मलेरिया फैलता है मतलब मलेरिया आपका कैसा फैलता है? ऑप्शन ए मच्छर द्वारा, ऑप्शन बी आपका क्या पूछा मलेरिया मतलब फैलता कैसे? मच्छर द्वारा, एनीफेलिज मादा मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा, लार्वा द्वारा। तो डिस्टेंट जो आपका जो मलेरिया जो फैलता है वो आपका जो फैलता है वो एनोफिलीज मादा मच्छर द्वारा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो आपके इसको फिर थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 में पूछा वो पूछा है कि आपका जो खसरे का वायरस का नाम क्या है? खसरे का वायरस का नाम क्या है? रूबियोला, कोरोना, प्लाज्मोडियम या ये सभी। तो डियर स्टूडेंट जो आपका जो खसरे का नाम है वो है आपका रूबियोला। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि खसरा रोग के मुख्य लक्षण है गले और नाक की श्वसन उत्पन्न होता है, सिर दर्द व बुखार होना, माथे और मुंह पर दाने निकलना, ये सभी। तो डिस्ट्रेंट किस मतलब क्या लक्षण है आपके खसरे के? ये सब आपके जितने भी लक्षण है ये सभी आपके खसरे के लक्षण है। इसलिए ऑल ऑफ दिस मतलब ये सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सो डिस्ट्रेंट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा कि छोटी माता रोग का कारण कौन सा विषाणु है? वेरिसेला जोस्टर, साल्मोनेला, एनीफेलिज, रूबियोला। तो डिस्टर में छोटी माता रोग का कारण जो है आपका वो है आपका वेरिसोला जोस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि पैंतीस फैलने का काम करती है? मक्खियां, मच्छर, कीट, लार्वा। तो डिस्टर जो पैंतीस फैलाने का जो काम करती है वो आपकी मक्खियां करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 पूछा कि अतिसार मुख्य रूप में होता है?
तो अतिसार मुख्य रूप से क्या होता है? तो अतिसार मुख्य रूप में होता है बच्चों में, वयस्कों में, वृद्धों में या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जो अतिसार जो मुख्य रूप से होता है वो आपका बच्चों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि तपोदिक एक संक्रमण रोग है, यह फैलता है वायु द्वारा, कीटों द्वारा, छूने से, इनमें से कोई नहीं। तो डिएस्टो कैसे फैलता है आपका तपोदिक एवं संक्रमण रोग? ये वायु द्वारा, मतलब वायुमंडल हवा में फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण है वायु में उपस्थित अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, वायु में उपस्थित भौतिक कारकों में परिवर्तन, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर? द डियर स्टूडेंट, जो उसका राइट आंसर है ए बी इज द, मतलब दोनों जो आपके ऑप्शन है ए और बी वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि निम्नलिखित में वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक, हैजा, म्यादी बुखार, पेचिश। तो कौन सा जो आपका जो वायु में फैलता है डियर स्टूडेंट, वो रोग कौन सा है? आपका वो चेचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? चेचक, इन्फ्लुएंजा, डिप्थोरिया, हैजा। तो डियर स्टूडेंट ये सारे आपके जो भी हैं वो वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, लेकिन हैजा आपका वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा कि चेचक का रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, वायु के भौतिक गुणों द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो डियर जो चेचक का जो रोग होता है वो आपका वायु के भौतिक गुणों द्वारा होता है, इसलिए आपका जो नहीं विषाणु द्वारा होता है, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा जूम करके देखा तो हमें थोड़ा सा परफेक्ट बैठ रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि बीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है? क्षय रोग, हैजा, कुकर खांसी, खसरा। तो बीसीजी का जो मतलब किस रोग का उपाय है? तो रेस्ट जो बीसीजी आया आपका क्षय रोग का उपाय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा कि वर्तमान युग में तपोदिक से कम लोग मरते हैं क्योंकि अब वो यह रोग असाध्य नहीं है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई है, लोगों को की पौष्टिक भोजन दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंट उसका राइट आंसर है वो है अब लोगों को असाध्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि डियर स्टूडेंट कि चेचक का सांप्रदायिक काल है 10 से 12 दिन, 25 से 30 दिन, 2 से 3 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो चेचक का जो सांप्रदायिक काल है वो कितना है? तो डियर चेचक का जो सांप्रदायिक काल है आपका वो 10 से 12 दिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से चेचक के विषाणु का नाम है? वेरियोला वायरस, एंटोमिनिया हिस्टोरिका, ब्यूटियो कोलोरी, वैसिल टाइफोस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस जो इसका राइट आंसर है वो है आपका वेरियोला वायरस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कौन सा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो डिप्थोरिया मुख्य रूप से होता है सभी को, छोटे बच्चों को, केवल पुरुषों को, केवल स्त्रियों को। तो डिस्टेंट जो डिप्थोरिया मुख्य कारण होता है वो केवल पुरुषों को होता है, नहीं छोटे बच्चों को होता है। इंग्लिश का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट वो है केवल बच्चों को होता है जो डिप्थोरिया मुख्य रूप से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो डिप्थेरिया रोग नामक में होता है लाल ग्रंथियों में सूजन आना, गले में झिल्ली का बन जाना, चेहरे का सूजन आ जाना, टेंशन का बढ़ जाना। तो डिस्ट्रोन 20 का क्या राइट आंसर है? जो डिप्थीरिया नामक रोग होता है, तो डिस्ट्रोन डिप्थीरिया नामक आपका जो रोग होता है वो आपका गले में झिल्ली का बन जाने से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा कि जुकाम, छींके, खांसी तथा ज्वार किस रोग के मुख्य कारण है? चेचक, इन्फ्लुएंजा, डिप्थोरिया, तपोदिक। तो डिस्ट्रेंट जिसका राइट आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा। ये सारे कारण मुख्य लक्षण जो है आपके इन्फ्लुएंजा के हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा कि कुकर कुकुर जो खांसी फैलती है वो किस कारण फैलती है? कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। तो डिस्ट्रेंट कुकुर जो खाली खांसी फैलती है आपकी ये वायु द्वारा फैलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो
सो 23 में पूछा कि डेंगू जो ज्वार किस वायरस से होता है? तो डेंगू जो ज्वार होता है वो आपका होता है किस वायरस से होता है? प्लूजोनिया, डेंगू, मलेरिया, एनोफिलीजा, इसमें से किसके कारण होता है आपका? वो होता है डेंगू ज्वार। एंड अब बात करते हैं, अब थोड़ी सी इसके मतलब उसको स्टोर कर लेते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा कि कोरोना का रोग वायरस है सार्स कोविड 2, सार्स कोविड 2, सार्स सीडी 3, सार्स कोविड 2। तो जिसमें इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सार्स कोविड 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि मधुमेह डायबिटीज नामक रोग के संदर्भ में सत्य है। मधुमेह की सक्रियता की बीमारी भी कहा जाता है। मूत्र द्वारा सक्रिय विसर्जन होने की स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट में के जो उपापचय से संबंधित रोग है या ये सभी कथन सत्य हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस उसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे या आपके ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि इसके जो आज की वीडियो पर जो एम रखा है 2000 रखा है। दोस्तों लाइक जरूर कर दें वीडियो को। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। 26 में पूछा है कि आहार में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत किस रूप में रक्त द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सेलुलोज के रूप में, ऑप्शन बी ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन सी ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन डी खनिज के रूप में। व्हाट इज द राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि आहार से ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन उनके किस उपरांत रक्त द्वारा किया जाता है? वो जो किया जाता है आपको ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो सी डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि रक्त द्वारा शोषित ग्लूकोज यकृत में पहुंचे किस रूप में परिवर्तित होकर रहता है? वसा, रक्त, ग्लूकोन, किसी भी रूप में नहीं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंट ग्लूकोन के रूप में आपका जो ग्लूकोज यकृत में पहुंच कर कार्य करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि मधुमेह का कारण हो सकता है स्थूलता, मानसिक तनाव या चिंता, बैठक अथवा मस्तिष्क के कार्य का अधिक करना, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंट ये आपके सारे ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि मधुमेह नामक रोग को माना जाता है एक संक्रमण रोग, एक साधारण रोग, एक आनुवंशिक रोग, एक आकस्मिक रोग। तो मधुमेह जो नामक रोग है, क्या माना जाता है उसको? तो डियर फ्रेंड, मधुमेह जो आपका नामक रोग है उसको आपको एक आनुवंशिक रोग माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 50 से 60 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम एंड 80 से 100 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम, 130 से 150 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंट जो एक स्वस्थ व्यक्ति में आपका जो पाया जाता है आपका ग्लूकोज की मात्रा, वो आपकी 80 से 120 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के बीच में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में है रक्त की शर्करा की मात्रा जो 120 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम पाई जाती है। रक्त की शर्करा की जो मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम पाई जाती है। एंड रक्त की शर्करा की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, रक्त में शर्करा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस जो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति है वो रक्त में शर्करा की मात्रा 80 से 100 मिलीलीटर में कम पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि मधुमेह नामक रोग का लक्षण हो सकता है बहुमूत्रता तथा अधिक प्यास लगना, शुद्धता में वृद्धि तथा सामान्य कमजोरी, प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास, या ये सभी। तो डिस्ट्रिक्ट 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, मतलब जितने भी सारे ऑप्शन है वो सारे के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 33। सो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा कि मधुमेह के रोग की स्थिति में हो सकता है स्त्रियों के जननांगों में खुजली की समस्या, त्वचा के घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है, रक्त में कीटन और एसिटिन की वृद्धि हो जाती है, या ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो डिफरेंट था थ्री का जो आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सारी समस्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि मधुमेह के रोगियों के शरीर में के घाव भरने में अधिक समय लगता है क्योंकि शरीर कुपोषण का शिकार होता है, क्योंकि रोगी के शरीर में कीटाणुओं के पनपने का अच्छा वातावरण मिल जाता है, क्योंकि घाव पर मक्खियां अधिक बढ़ती हैं,
कोई ज्ञात कारण नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिफरेंट इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि रोगी के शरीर में कीटाणु पनपने का अच्छा वातावरण मौजूद ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। And now we are talking about the question number 35. So dear student, question number 35 में पूछा है कि बाल मधुमेह नामक विचार के विषय में सत्य है। यह विकार कम आयु 18 से कम वय में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 12 है बी है, उसमें पूछा है कि इस विकार में तेज भूख प्यास लगती है तथा बार बार मूत्र विसर्जन होता है। इस विकार में व्यक्ति बहुत कमजोर तथा दुबला पतला रहता है। या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तथ्य सत्य है। तो डियर स्टूडेंट 35 का जो आपका राइट आंसर है वो है ये तथ्य, मतलब ए बी सी ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो देखनी है आपको, क्योंकि आप जब ही एग्जाम में आप कुछ कर पाओगे। अगर आप बीच में अपनी इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज आप वीडियो को फुल देखें। एंड क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि पूर्ण व्यवस्था में होने वाले मधुमेह के विषय में सत्य है। यह विचार 40% अधिक आयु में होता है। रोग प्राय स्कूल काल में होते हैं तथा यह थकान अधिक महसूस करते हैं। इस विकार में आहार उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, या ये सभी तथ्य सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 36 का जो आपका जो राइट आंसर है, मतलब दिस मतलब ये सभी तथ्य इज द राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर आपकी जो बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके 37 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि एक सामान्य वजन तथा सामान्य क्रियाशील मधुमेह के रोगी की कैलोरी आवश्यकता होती है। 50 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार 40 किलो कैलोरी प्रति 30 20, इसमें से आपका जो राइट आंसर है आपका डियर स्टूडेंट वो है आपका 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम के शारीरिक वजन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। And now we are talking about the question number 38. So dear friends, question number 38 में पूछा है कि एक मधुमेह के रोगी को अपनी कैलोरी सम्मत आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। 50% आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से, 50% आवश्यकता प्रोटीन से, 30% आवश्यकता वसा से, दिए गए विभाजन के अनुसार। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर फ्रेंड, जो आपका जो राइट आंसर है वो है दिए गए विभाजन के अनुसार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि एक मधुमेह के रोगियों के आहार में प्रोटीन का समावेश होना चाहिए। 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन, 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन, या 0.5 से लेकर 1.0 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन से, या चाहे जितनी मात्रा में प्रोटीन दी जा सकती है। तो डिफरेंट 39 का जो राइट आंसर है वो 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14 40 के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक जरूर करें। एंड मधुमेह के रोगी के आहार में विटामिन की मात्रा होनी चाहिए। सामान्य, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, अनियमितता। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका क्या पूछा है कि मधुमेह के रोगी के आहार में विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? सामान्य से अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 41। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि यदि मधुमेह का रोगी उच्च रक्तचाप का भी शिकार हो तो उसके आहार में खनिज की मात्रा घटा देनी चाहिए। लोहे खनिज, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसमें आपकी सोडियम की मात्रा घटानी चाहिए मधुमेह का रोगी का रक्तचाप का भी शिकार हो तो। एंड क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि मधुमेह के रोगियों के आहार नियोजन में ध्यान रखना आवश्यक है। आहार में उन भोज्य पदार्थ का समावेश किया जाना चाहिए जो मोटापे में वृद्धि करें। आहार में उन पदार्थों का समावेश नहीं होना चाहिए जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा सकता है। या ऑप्शन सी, सामान्य संतुलित पोषक आहार होना चाहिए। ऑप्शन डी, इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंट इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। And now we are talking about the question number 43. So dear friends, question number 43 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि मधुमेह के रोगी के आहार नियोजन में किन व्यक्तिगत कारकों को ध्यान रखना आवश्यक है। रोगी व उसके परिवार की पूर्ण की प्राप्ति करनी चाहिए। रोगी की आयु, लिंग, ऊंचाई, शारीरिक भार तथा क्रियाशीलता को ध्यान रखना चाहिए। रोग की स्थिति मतलब हल्की, तीव्र, बहुत तीव्र को ध्यान रखना चाहिए। इन सभी कारकों को ध्यान रखना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इस परिस्थिति में इन सभी का ख्याल करना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 पूछा कि यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में
इंसुलिन की आवश्यकता मात्रा स्वीकृत नहीं होती तो रोगी के आहार में अत्यधिक नियंत्रण किया जा सकता है, रोगी को अधिक व्यायाम करना पड़ता है, रोगी को विभिन्न औषधियाँ दी जाती है, रोगी के शरीर में जो इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन किया पहुँचाया जाता है। तो कौन-सा इसमें राइट आंसर है? तो डिएशन रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन पहुँचाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 पूछा कि यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में इंसुलिन पहुंचाया जाए तो उसका परिणाम होता है रोगी को भूख से अधिक लगती है, वजन कांपने लगता है तथा पसीना अधिक निकलता है। या ऑप्शन बी समुचित उपाय न करने पर सिर दर्द, आंखों में रोशनी कम होना या अंधेरा छाना तथा चक्कर आने की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी गंभीर स्थिति में रोगी बेहोश या मूर्छित हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी और ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं। तो डिस्टेंस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 46 में आपका पूछा कि मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण या प्रभावों को नियंत्रण करने का उपाय अधिक से अधिक विश्राम करना, अतिरिक्त औषधियों का सेवन करना, तुरंत कोई मीठा भोज्य पदार्थ चाय कॉफी में चीनी डालकर पिला देना। ऑप्शन डी किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस जो इसका राइट आंसर तो उनको मीठा भोज्य पदार्थ चाय कॉफी में चीनी डालकर पिला देनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि उच्च रक्तचाप के संदर्भ में सत्य है। उच्च रक्तचाप कोई रोग नहीं है वरना रोग का लक्षण है। ऑप्शन बी मोटापा बढ़ाने से प्राय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी लापरवाही की स्थिति में उच्च रक्तचाप की घातक परिणाम हो सकते हैं। या ऑप्शन डी ये सभी तथ्य हैं। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी ये सभी तथ्य सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 48। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 48 में बात करने से पूछा है उच्च रक्तचाप से आवश्यक है हृदय पर रक्त का दबाव बढ़ जाना, शरीर पर रक्त का दबाव बढ़ जाना, हृदय द्वारा अधिक दबाव के साथ रक्त का शरीर में संचार करना उच्च रक्तचाप कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी शरीर में रक्त की मात्रा तथा संचार बढ़ जाती है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय द्वारा अधिक दबाव के साथ रक्त का शरीर संचार रक्तचाप कहलाता है। ऑप्शन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा कि रक्तचाप के विषय में सत्य है। दो रक्तचाप दो प्रकार का होता है, इसका संबंध हृदय का धड़कन से होता है। ऑप्शन बी हृदय शुक्र के समय होने वाले रक्त दबाव को संकुचन रक्तचाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हृदय के विमोचन या स्थितिलिंग के विषय में होने वाले दबाव के विमोचन मतलब डिस्टोन रक्तचाप कहते हैं। ऑल ऑफ दीज ये सभी सत्य हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? सो डिस्टोन इसका राइट आंसर है, ये सभी मतलब ऑल ऑफ दीज सही है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसमें पूछा है कि रक्तचाप या रक्त दबाव का मापन किया जाता है रक्त दाब मापी द्वारा, नियोग्राफ द्वारा, गैलोमीटर द्वारा, किसी भी अन्य द्वारा। तो डिस्टेंस जिसका राइट आंसर है वो है आपका रक्त दाब मापी द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रही। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कितनी भी जोर जोर से कर लें, जब तक आप सही वे में अगर अपना तैयारी को नहीं करोगे तो उस तैयारी का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप जिन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं अगर वही आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो आपका पढ़ने का क्या फायदा है। तो दोस्तों अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।